डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये इसको इंडिया फॉरेन पॉलिसी भी कर सकते हो। किसी भी देश की विदेश नीति जो निर्धारित होती है वो अनेक एलिमेंट से होती है। उसमें क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। किसी भी देश की विदेश नीति शक्तिशाली हो सकती है या कमजोर भी हो सकती है, या ऐसी भी हो सकती है कि वो दूसरे देश के साथ कोलेबोरेशन में काम करती हो। ऐसा भी हो सकता है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपके साथ रखता हूँ। पहला जो फैक्टर आता है वो है उसकी ज्योग्राफी। ये है, ठीक है, ज्योग्राफी। अब इसमें दो तीन चीजें हैं, देखो। एक तो उसकी सेम साइज क्या है राज्य की, ठीक है, क्लाइमेट कैसी है, उसकी लोकेशन कैसी है, और टोपोग्राफी। किसी भी देश की जब विदेश नीति हम डिसाइड करते हैं तो फिर सबसे पहले आती है कि आपके देश की ज्योग्राफिकल लोकेशन कैसी है, आपका देश कहाँ पे स्थित है। अगर देखो साइज बड़ी होगी, उसका आकार बड़ा होगा, अगर क्षेत्रफल बड़ा है तो देश को बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। उदाहरण के रूप में अगर आप ऐसे देखो कि जैसे सोवियत संघ और इटली के जर्मनी के बीच में लड़ाई होने लगी, ठीक है, हुई भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो सोवियत सेना पीछे हटती चली गई, ठीक है, और जर्मन सेना को, जो हिटलर की सेना थी, उसे साइबेरिया प्रांत में फंसा दिया। तो इसका मतलब अगर आपके पास साइज क्या हो, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरे, आपके पास मौका होता है सेकेंड वार करने का, यानी द्वितीय क्षमता होती है आपके पास मार करने के लिए किसी भी देश के साथ। जैसे कई बार होता है ना कि हम जब चाइना के बारे में बात करते हैं तो आप जब पुराने जो नीति निर्धारक लोग हैं उनके बारे में बात करोगे, जब माओ कहता है कि अगर हमारे देश पे एक बार परमाणु बम गिर भी गया तो कोई बात नहीं, हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत है, अगर उसमें 10 करोड़ लोग भी मर जाएंगे तब भी हमारे पास द्वितीय मारक क्षमता हमेशा बनी रहेगी। वो इंडिया के साथ भी है, पॉपुलेशन बड़ी है लेकिन इंडिया के पास साइज कम। आपको पता होगा ज्योग्राफिकल एरिया हमारा कम है, चाइना के कंपैरिजन में बहुत कम है कि नहीं है। आपने पढ़ा होगा ना, विश्व के जितने भी बड़े देश हैं तो चाइना एक बड़े देशों में आता है, लेकिन भारत की साइज छोटी है और पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर यहाँ पे परमाणु बम गिरा तो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। बात को समझ रहे हो आप? तो जो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड होती है उसमें साइज का सबसे बड़ा रोल होता है। दूसरा मामला क्लाइमेट का आता है। अब देखो, अगर मॉडरेट क्लाइमेट हो, जैसे ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज की है या अमेरिका की, जहाँ के लोग दिन भर काम कर सकते हैं, या अफ्रीकन क्लाइमेट में देखो जो, या एशिया की क्लाइमेट देखो, बिल्कुल डिफरेंट है ना। हमारे यहाँ खूब गर्मी पड़ती है, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, है कि नहीं। ना हम ठंडियों में काम करने के लायक है और ना ही गर्मियों। समझ रहे हो बात? और जो लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि क्लाइमेट आदमी को आलसी भी बना देती है और जुझारू भी बनाती है। अगर अच्छा एटमॉस्फेयर रहा है, जैसे आपने देखा होगा कंपनियों में काम करने के लिए आजकल बहुत सारे एसी वगैरह लगे रहते हैं, लोग काफी अपना काम करते रहते हैं क्योंकि उसमें काम करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ जो ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड करती है वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है। अब मान लो तुम्हारा देश ऐसी जगह हो कि हमेशा चक्रवाती तूफान आता हो, डिजास्टर्स बहुत सारे आते हो, और उसमें कभी भूकंप आ गया, कभी साइक्लोन आ गया है,
या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है, तो ऐसे में देश की जो आर्थिक नीतियां या वैदेशिक नीतियां डिसाइड होती है वो अलग तरीके से होती है। मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं किस पे? फॉरेन पॉलिसी। अब आप बात समझ रहे हो? इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है कि हमारे देश की क्लाइमेट कैसी है। दूसरे लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका देश कहाँ पे है? अगर मान लो जैसे नेपाल है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। या इसको हिंदी में कहते हैं क्यों आबद्ध देश। ठीक है। अब इसकी भी देखो कितनी महत्वपूर्ण रोल होता है। जो लैंडलॉक्ड कंट्री है उसमें आपको किसी भी देश के साथ व्यापार करने के लिए दूसरे देश की एक्सेस चाहिए। जैसे एक छोटा सा देश अपने पड़ोसी है नेपाल। नेपाल चारों तरफ से जमीनों से घिरा हुआ है, उसके चारों तरफ कहीं ना कहीं देश है, और एक तरफ दुर्गम पहाड़ियां पहाड़ है, हिमालय है ना। अब हिमालय के रास्ते तो वो किसी देश से व्यापार तो कर नहीं सकता, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब उसको किसी न किसी देश के साथ एक्सेस चाहिए, तो उसकी ज्यादातर सीमाएं लगती हैं भारत से और थोड़ी बहुत चाइना से, है कि नहीं? अब नेपाल की पूरी गवर्नमेंट का पूरा फोकस ये होता है कि भारत के साथ सामान्य संबंध हो। बीच में ये देखा गया कि भारत के विकल्प के रूप में उसने चाइना के साथ भी रिलेशनशिप डेवलप किए, और चाइना के साथ रेल लिंक और उनके एयरपोर्ट इस्तेमाल करने की जगह सी पोर्ट इस्तेमाल करने का परमिशन अब उसको चाइना से भी है। लेकिन कोई भी देश शक्तिशाली नहीं बन सकता अगर वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। मानते हो कि नहीं इस बात को? अब जैसे कोई ऐसा देश हो जिसके दो तरफ समुद्र हो, जैसे भारत है, आप मैप में देखोगे, मैप एक दो मैप लगना चाहिए यार, सर को बोलो आप, भारत का, इंडिया, वर्ल्ड का एक लगा देंगे इसका ध्यान में। आप देखो तो भारत कहीं भी पहुंचने में सक्षम है कि नहीं? क्योंकि भारत के एक तरफ तो अरब सागर है, अरेबियन सी से हम सीधे कनेक्ट कर सकते हैं, इंडियन ओशियन से होते हुए पैसिफिक की तरफ जा सकते हैं, इधर भी हम अटलांटिक ओशियन वगैरह सब कवर कर सकते हैं, इंडियन ओशियन नीचे है ही है। तो मेरे कहने का मतलब था कि भारत के लिए व्यापारिक मार्गों का इस्तेमाल करना, विशेष रूप से सी रूट, जो सबसे ज्यादा व्यापार होता है सी रूट के द्वारा होता है, तो समुद्री मार्गों का इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा कर सकते हैं। तो भारत एक ताकतवर नौसेना भी रख सकता है, और समुद्री मार्गों का इस्तेमाल अपने व्यापार के लिए भी कर सकता है, और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय कर सकता है कि कोई उसको रास्ते में रोके ना, इसके लिए वो नेवल फोर्सेस लगा सकता है कहीं। तो मेरे कहने का मतलब था कि आपकी लोकेशन क्या है। अगर आप लैंड ऑफ कंट्री हो या समुद्र किनारे आपका आपका देश है, तो उस आधार पे आपको थोड़ी बहुत बढ़त मिल जाती है। समझ गए बात? टोपोग्राफी देखो, अब जो मामला होता है ये कि कितनी जमीनें हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने पर्वत हैं। अब मान लो ब्राजील है, अब अमेजन फॉरेस्ट ने उसके 2/3 एरिया को कब्जा कर रखा है। ब्राजील तो कितना बड़ा देश है कि नहीं? लेकिन वहां आधे से ज्यादा जंगल ही जंगल है। हमारे देश में मान लो, इंडिया तो बहुत अच्छा देश है, नॉर्थ ईस्ट की लोकेशन देखो, प्लेन एरिया बहुत कम, हिल एरिया सबसे ज्यादा। अब हिल एरिया में तो हम क्या पैदा कर सकते हैं? क्या गेहूं चावल मक्का ये सब पैदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। समझ गए? तो आर्थिक रूप से आपके देश की टोपोग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपके देश में क्या है, समतल जमीनें हैं, है ना, नदियां हैं कि नहीं है, नहरें हैं, मतलब हम एक एडवांटेज स्थिति में रहे अगर टोपोग्राफी हमारे अनुकूल है। बात को समझ रहे हो? तो ये सारे फैक्टर्स आपके ज्योग्राफी में आते हैं। दूसरा पॉइंट है, देखो भारत जो है
इंडियन ओशियन को पीस जोन घोषित करने के चक्कर में बहुत दिनों से लगा हुआ है, और वो हमारी लगभग 75 सालों से वो मांग चल रही है कि पूरे इंडियन ओशियन को पीस जोन घोषित कर दिया जाए। पीस जोन समझ रहे हो? शांति क्षेत्र। आज मैंने कहा भूल गए, सही, अच्छा है। ये इसको अंग्रेजी में PEAC, पीस जोन। भारत का लगातार प्रयास रहा कि पूरे इंडियन ओशियन को पीस जोन घोषित कर ले। इससे क्या होगा कि कभी भी युद्ध की संभावना इंडियन ओशियन में नहीं होगी अगर यूएनओ के द्वारा उसे पीस जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है तो। अभी क्या होता है, अभी आप देखो चाइना में ही अपना ताकत आजमा रहा है इंडियन ओशियन में। ये एक अलग क्वेश्चन है और बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि इंडियन ओशियन में चाइना और इंडिया की प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है ना। उन्होंने एक तरीके से रणनीतिक क्षेत्र बना दिया है, इसको स्ट्रेटेजिकल पॉइंट बन गया इंडियन ओशियन। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी इंडियन ओशियन में डियोगो गार्सिया एक जगह है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि कोई चीज सुना ना रहे आपके लिए, मतलब थोड़ा बहुत चीजें जानते रहो। तो ये जो डियोगो गार्सिया है, यहाँ पे अमेरिका का बहुत बड़ा नौसैनिक अड्डा है। एक तो अमेरिका की मौजूदगी यहाँ है इंडियन ओशियन में। दूसरे, अमेरिका आप देखो तो पाकिस्तान में मिलिट्री बेस है उसके, जब चाहे वो पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को इस्तेमाल कर सकता है। जापान में कर सकता है, साउथ कोरिया में कर सकता है। तो एक तरीके से तुम देखो महाशक्तियों का प्रभाव हमारे देश के आसपास है कि नहीं है। इंडियन ओशन से लेके साउथ ईस्ट एशिया तक, दक्षिण पूर्व एशिया तक जाओगे आप, वहां कहीं न कहीं अमेरिका की प्रेजेंस बनी हुई है। ठीक है। इसलिए भारत चाहता है कि दक्षिण एशिया में भारत के हित तभी सुरक्षित होंगे जब इंडियन ओशियन को एक पीस जोन डिक्लेयर कर दिया जाए यूएनओ के द्वारा। इसके अलावा देखो आपको इकोनॉमिक एंड मिलिट्री फैक्टर, नेक्स्ट कैसे हो, प्लस कर देना, सब प्लस है ना, एड तो उससे हो जाएगा। हाँ, कुछ मिला है। अरे तो मैं पहली बार लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा हो रहा है, सीख जाएंगे। मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तुम भी नोट करते जाओ। ये दूसरा, तीसरा क्या है, डिस्प्ले एडिशन। ये या चाहिए इसमें पूरा गड़बड़ हो रहा है। ये सर कितने चाहिए, थर्ड नंबर ये पेन ले लीजिए दोबारा से, सेकंड नंबर, सेकंड। कुछ चीजें बैठ के डिस्कस करेंगे, ठीक है, थोड़ा डिटेल में। जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं आपको पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक है।
देखो कि दूसरा जो फैक्टर है किसी भी विदेश नीति के निर्धारण में, उसके आर्थिक और सैनिक तत्वों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी अगर आपके पास प्रचुर मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं अगर आपके देश में, तो ठीक है। अगर आपके पास एक तो प्राकृतिक संसाधन जो भी रिसोर्सेज हैं, स्रोत हैं, वो होने चाहिए, और दूसरे उनके दोहन की क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे देखो गल्फ स्ट्रीम में तेल के कुएं तो बहुत हैं, जगह जगह खुदाई हुई, लेकिन कोई भी अरेबियन कंट्री खुद तेल नहीं उत्पादित करती, जबकि वो किसकी हेल्प लेती है? जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी है, अमेरिका की, ब्रिटेन की, बहुत सारी कंपनियां जो है गल्फ में काम करती हैं। ठीक है। तो एक तो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हो, दूसरे उसके दोहन की क्षमता भी होनी चाहिए, निकालने के, उनका उपयोग करने को, उनको प्रोसेसिंग में लाना, फिर भेजना, वो सारे काम जो है आपको आना चाहिए। भारत के साथ एक समस्या है कि भारत के पास अभी नेचुरल रिसोर्सेस उतने ज्यादा नहीं है। लेकिन आप इकोनॉमिक सर्वे का डाटा पढ़ोगे, मैं किसी दिन मैंने डाउनलोड किया है आपके लिए, किसी दिन हम उस पर चर्चा करेंगे, जो सर्वे का डाटा है 23-24 का। तो आप देखो कि जितने भी मिनरल्स है ना, वो ज्यादातर चाइनीज गवर्नमेंट के पास है, मतलब चाइना में पाए जा रहे हैं, सोना भी पाया जा रहा है। ठीक है। मतलब जितने भी वैल्यूएबल नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो सारे चाइना में मिल रहे हैं। तो कहीं न कहीं उनकी अर्थव्यवस्था हमसे ज्यादा बेहतर स्थिति में आ सकती है, क्योंकि जो भी प्राकृतिक संसाधन मिल रहे हैं उससे भी कहीं न कहीं उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। दूसरे, आपकी अर्थव्यवस्था की कनेक्टिविटी कैसी है, वर्ल्ड मार्केट में आपके प्रोडक्ट की एक्सेस कैसी है, बात को समझ रहे हो? जैसे मान लो ये मैंने पेन बनाया, मेड इन इंडिया, ठीक है। अब वर्ल्ड मार्केट में इसकी एक्सेस कैसे होगी? जितनी ज्यादा एक्सेस होगी, यानी हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, स्वीकार्यता बढ़ रही है, तो भारत की आर्थिक जो ताकत है वो भी तो बढ़ेगी। अगर हमारे देश की मल्टीनेशनल कंपनी दूसरे देशों में इन्वेस्ट कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। बात समझ रहे हो? हम अब हमारे प्रोडक्ट के एक्सेप्टेंस बढ़ना, मतलब उसके प्रति, उस ब्रांड के प्रति हमारा विश्वास, यही तो हुआ। अब जैसे एप्पल की मोबाइल आपको खरीदना, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हैं? इसका मतलब ये है कि उस ब्रांड के प्रति हमारे देश में स्वीकार्यता है कि नहीं है? 100% है। सैमसंग है, 100% है। ठीक है। लेकिन रेडमी है, या और भी कंपनियां हैं बहुत सारी, तो आप सोचोगे यार ले ना ले, है ना? लावा है, भारत की मोबाइल कंपनी है, आप लावा के मोबाइल खरीदते हो? नहीं खरीदते। तो अर्थव्यवस्था जैसी होगी आपकी, उस हिसाब से आपकी विदेश नीति निर्धारित होती है। मेरे कहने का सीधा से एक लाइन का मतलब है कि जितनी ताकतवर आपकी अर्थव्यवस्था होगी, जितनी मजबूत अर्थव्यवस्था होगी, उतनी ही बेहतर आपकी विदेश नीति संचालित होगी। आज पूरी दुनिया में भारत की एक्सेप्टेंस इसलिए बढ़ रही है कि भारत के प्रोडक्ट तो जा ही रहे हैं बाहर एक्सपोर्ट होने के लिए, लेकिन भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, और दुनिया का कोई भी देश अपने बाजार को खोना नहीं चाहता। ये बाजार आज से नहीं है। जब राजीव गांधी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, 1980s के दौर से ही शुरू हो गया था। जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां, उन्हें याद था कि भारत में एक बड़ा बाजार है। और तुम सोचो उस समय 90 के दशक में बहुत सारे हमारे देश में मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स हुई, है ना? वो सब एक प्री प्लान्ड मामला था, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई स्पेशल बना दिया गया, क्योंकि उन्हें एक कॉस्मेटिक बाजार भारत में खोजना था, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर लोग हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करते थे, है ना? जो हमारे माँ बहनें थी, वो गांव की अपनी अपनी मिट्टी का जो भी नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स वो अपने घर बनाती थी, उसका इस्तेमाल करती थी। लेकिन जब से वो ये कॉन्टेक्स वगैरह कराए गए, वो सिर्फ इसलिए कराए इसीलिए कराए गए कि भारत में कॉस्मेटिक का एक बहुत बड़ा मार्केट है। और तुम उसके बाद देखो, हर लड़की का सपना हो गया कि मैं मिस वर्ल्ड बनूं। मैं आपको एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की वजह से बता रहा हूँ कि कितनी बड़ी पॉलिटिक्स होती है चीजों को लेके।
आपको ये नहीं सोचना है कि वो सिर्फ एक, मैंने कहा ना, सच सच उसके पीछे होता है, जो आपको दिखता है वो सही नहीं है, उसके पीछे की चीजें हमें देखनी है। और आज देखो कितना बड़ा बाजार है, सब फेयर लवली लगा के गोरे होना चाहते हैं। 1980 के पहले क्या लोग गोरे काले नहीं थे? या हमारे देश में स्वीकार्यता कम थी? है ना? कितने राजा महाराजा हुए, क्या उनके पास कोई सामग्री नहीं होगी? लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी को एक बाजार चाहिए था, भारत का एक बड़ा बाजार। अब एक बहुत ही बढ़िया, मैं तुम्हें एक कीवर्ड देता हूँ, तुम गूगल पे ढूंढना, उसे पढ़ना। कमोडिफिकेशन ऑफ वीमेन। ये मैं बताऊंगा नहीं, ये बियॉन्ड ऑफ द क्लास है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि एक्चुअल में पॉलिटिक्स है क्या। महिलाएं सोच रही हैं कि मैं सशक्त हो गई, और एक्चुअल में सशक्त होने से ज्यादा उन्हें प्रोडक्ट बना दिया। बात को समझ रहे हो? तो चलो, ये तो बाजार की बात आई तो मैंने इसलिए ये बात कही। लेकिन आप इस पे पढ़ना और मंथन करना, सोचना कि क्या चीजें, मार्केट क्या क्या नहीं कर सकता। तो बाजार सबसे बड़ी चीज होता है, बाजार डिसाइड करता है कि आपके देश का फ्यूचर क्या हो। बात को समझ गए? अब मैं आगे बढ़ूंगा, ज्यादा नहीं जाता मैं, ठीक। इसके अलावा मिलिट्री स्ट्रेंथ। अच्छा, कुछ चीजें बाजार को सुचारू रूप से संचालन के लिए बाहर की कंपनियों को या बाहर के देशों में हम ना फंसे, इसलिए जो छोटे छोटे पड़ोसी देश होते हैं, कुछ ग्रुप्स हैं, कुछ छोटे छोटे संगठन हैं, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, है ना, मुक्त व्यापार समझौता। वो इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास है। और इसके अलावा हम कुछ देशों में प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, जिसमें कुछ चीजों, कुछ प्रोडक्ट्स को लेके हम प्रेफरेंस देते हैं कि इस पे हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। बात को समझ रहे हो? तो इससे क्या होता है कि कमजोर देश थोड़ा सा शक्तिशाली देश के फेवर में आ जाते हैं, यानी जिसकी मार्केट बड़ी ताकतवर होती है उसके फेवर में आ जाते हैं, और हमें कुछ रियायतें भी देनी पड़ती है, और भारत भी दे रहा है। भारत देखो कितना अपने दक्षिण एशिया में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पिछले 5 सालों के दौरान नेपाल में $2 बिलियन हमने दिए, इन्वेस्टमेंट किए, $2 बिलियन, $200 बिलियन, 2014 से लेके अब तक। बांग्लादेश में देखो, क्रेडिट बढ़ा दिया हमने, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कहीं ना कहीं पूरे अफ्रीका में देखो, हम चाइना के पैरेलल ही काम कर रहे हैं, हम भी जमीनें खरीद रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको पता होगी। तो फॉरेन पॉलिसी ऐसे ही काम कर रही है, बाजार की ताकत दिखा के हम कुछ पैसे भी बाहर दे रहे हैं, दूसरे देशों में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, दूसरे दूसरे देशों की क्रेडिट लाइन भी बढ़ा रहे हैं। क्रेडिट लाइन ऐसी होती है कि जैसे तुम, मान लो मैं हूं, तो तुम चाहो तो मैंने तुम्हें कह दिया कि भाई तुम 1,000 रुपए तुम कभी भी मेरे से ले सकते हो। तो ये होगी क्रेडिट लाइन डिसाइड करना, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम जब चाहो तो मेरे से 1,000 रुपए ले। मतलब मेरी नजर में तुम्हारी क्रेडिट वैल्यू कितनी बड़ी, 1,000। ऐसे ही देशों के द्वारा क्रेडिट वैल्यू दी जाती है दूसरी कंट्रीज को, कि कोई देश उस देश से कितना पैसा उधार ले सकता है। ठीक है, जो ग्रांट दी जाती है, जो एड दी जाती है, वो तो अलग चीज है। एक क्रेडिट लाइन भी होता है, हमें हमें भी बहुत सारे देशों से मिली हुई, हम भी बहुत सारे देशों को दे रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब था कि जो हमारी विदेश नीति निर्धारित होती है, उसके लिए सिंपल सा फैक्टर है, जितना आप आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनोगे, उतनी बेहतर आपकी विदेश नीति काम करेगी, उतनी ज्यादा आप पूरे विश्व में ग्लोबल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखो, इतिहास और परंपरा, हिस्ट्री एंड ट्रेडिशन। इसमें आप भारत के कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे तो भारत में जो विदेश नीति की जड़ें रही, वो हमारे अहिंसावादी चिंतन, ज्यादातर बुद्ध और गांधी से बिल्कुल प्रभावित रही। हम शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ पंचशील की बात करते हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, रंग भेद या नव उपनिवेशवाद का विरोध करना।
ये जो मैंने कीवर्ड्स बताए इन्हें पढ़ लेना थोड़ा। साम्राज्यवाद क्या होता है, इंपेरियलिज्म क्या होता है, कल्चरल इंपेरियलिज्म क्या होता है, नियो कोलोनियलिज्म क्या है, नवोपनिवेशवाद क्या है। ठीक है, ये सब चीजें आपको थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। दूसरा देखो, आइडियोलॉजिकल फैक्टर में, आइडियोलॉजिकल फैक्टर में भारत को लगातार दूसरे देशों के द्वारा ये प्रयास किया गया कि वो किसी न किसी आइडियोलॉजी की तरफ झुके, 1947 से लेके अब तक। ठीक है, और हमारे देश के जो नीति नियंता है, जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी में लोग हैं, या जो बाहर एक्सपर्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, वो ये मानते हैं कि अगर आप प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके काल के अलग अलग विदेश नीतियों का अध्ययन करोगे आप, तो आपको लगेगा अलग अलग प्रधानमंत्री अलग अलग विचारधारा से प्रभावित। ठीक है, एक तो विचारधारा आपको समझनी पड़ेगी कि विचारधारा में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे समाजवादी विचारधारा मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बस तुम्हें हिंट दे रहा हूँ। एक तो समाजवादी विचारधारा क्या है, ये आपको जानना है, जिसमें वो मानते हैं कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, या जो भी प्रोसेसिंग यूनिट्स हो रही है, ज्यादातर वो गवर्नमेंट एजेंसी में होनी चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, सरकार संसाधनों का वितरण करेगी, यानी सरकार सर्वे सर्वा हो गई। और उसमें ये मानते हैं कि समाजवाद एक दिन साम्यवाद की तरफ जाएगा, वो एक अलग मामला है। लेकिन समाजवादी विचारधारा क्या मानती है कि उत्पादन के साधनों पे समाज का अधिकार, समाज का अधिकार का मतलब राज्य का। दूसरी तरफ जो पूंजीवादी विचारधारा होती है, उसमें वो व्यक्ति को एक सेपरेट यूनिट मानते हैं, एक बिल्कुल स्वतंत्र और पृथक इकाई, सेपरेट एंड फ्री यूनिट, यानी हर एक व्यक्ति। समाजवादी विचारधारा में समाज पहले है, राज्य पहले है। ठीक है, कुछ लोग आपत्ति करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस वाले हैं, वो सोचेंगे कि राज्य की तो बात ही नहीं करता वो। लेकिन समाजवादी विचारधारा राज्य की बात करती है। राज्य कब खत्म होगा, जब साम्यवादी या कम्युनिज्म की स्टेज पे हम जाएंगे। स्टेज होता है ना डेमोक्रेसी का, जब हम कम्युनिज्म की स्टेज में जाएंगे तब राज्य खत्म होगा। क्योंकि वो मानते हैं कि तब सब लोगों के पास इतनी बुद्धि आ जाएगी, उन्हें वो ज्यादा मेहनत करेंगे और उन्हें उतना ही प्राप्त करना है जितना उनकी जरूरत। अभी हमें क्या है, वो ये मानते हैं कि समाजवादी विचारधारा में कि जितना हम मेहनत करेंगे उसके अनुसार पाएंगे। जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए का काम किया, तो आपको 1 लाख रुपए मिला। ठीक है, ये समाजवादी विचारधारा है। लेकिन जब आप साम्यवाद की तरफ जाएंगे, तो आपने 2 लाख के काम किए, लेकिन अगर आपकी महीने की नीड्स 2,000 रुपया है, तो सिर्फ 2,000 ही आप लेके जाओगे और उसी मन से ले जाओगे मुस्कुराते हुए कि 2,000 ही हमें जरूरत है। समझ गए? यानी यहाँ वर्क बेस्ड है, वहां नीड बेस्ड, वहां आवश्यकता के अनुसार काम। तो वहां राज्य की जरूरत ही नहीं है, जब लोग सब लोग इतने समझदार हो जाएंगे हैं कि भाई मेरा खर्चा अगर 10 रुपए में चल रहा है तो मैं 100 रुपए क्यों इकट्ठा करूंगा। गांधी जी भी तो यही तो कहते थे ट्रस्टीशिप में, जो ट्रस्टीशिप सिद्धांत है उनका, उसमें यही बात कहते हैं कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लो। अगर आपकी आवश्यकता 2,000 4,000 की है, तो आप भले राज्य के लिए काम कर रहे हो, देश के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हो, लेकिन अगर आपकी आवश्यकता कम है तो आप कम लेके जाओगे। लेकिन वो हायर स्टेज है, वहां तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, या कोई भी समाज नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो समाजवादी विचारधारा राज्य को मजबूत बनाती है। और सिर्फ समाजवादी विचारधारा राज्य को ही नहीं, एक विचारधारा है जिसकी हमेशा आलोचना भी होती है, मार्क्सिज्म। इसको कहते हैं फांसीवाद। ये आइडियलिस्टिक विचारधारा, आदर्शवादी विचारधारा। ठीक है, फांसीवाद भी मानता है कि राज्य से बियॉन्ड कुछ नहीं, सब कुछ राज्य है। बात को समझ गए? यानी राज्य के खिलाफ आप कोई काम नहीं कर सकते।
तो दोनों विचारधाराएं बहुत हायर स्टेज पे नुकसानी देती हैं समाज को। इसीलिए भारत ने आजादी के बाद ही, जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय सोशल डेमोक्रेटिक विचारधारा को अडॉप्ट किया। तुमसे पूछा भी जा सकता है कौन सी विचारधारा? सोशल डेमोक्रेटिक विचार। और आप देखो, इन्होंने लोकतंत्र का और साम्यवाद का बड़ा ही सुंदर मिश्रण किया, नेहरू जी ने अपने पूरे प्रधानमंत्रित्व काल में। और आदर्शवादी विचारधारा भी बहुत ज्यादा रही। वो कभी भी ये नहीं सोचते थे कि दक्षिण एशिया में किसी भी तरीके की कोई कलह हो, गृह युद्ध हो, अशांति हो, है ना। और नेहरू एक ग्लोबल लीडर भी थे, आदर्शवादी विचारधारा वाले पूरी तरीके से व्यक्ति थे। तो उन्होंने हमेशा शांति की पैरोकारी की, ये मैं पिछले क्लास में आपको बताया। इसीलिए अच्छा, ये झुकाव धीरे धीरे अलग अलग प्रधानमंत्री के काल में जब आप अध्ययन करोगे या लिखोगे आंसर राइटिंग में, तो आप देखोगे कि जो शुरू में विचारधारा रही वो आइडियलिस्टिक रही। फिर जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर बनी, तो वो विचारधारा बिल्कुल आइडियलिस्टिक अप्रोच से हट गई, है ना। रियलिस्टिक अप्रोच की आ गई, यथार्थवादी विचारधारा उसको कहते हैं, जिसमें आपके देश के राष्ट्रीय हित ही सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी नेशनल इंटरेस्ट क्या, उसको प्रोटेक्ट करना ही हमारे देश का अल्टीमेट गोल होता है। समझ गए बात? एक तो आदर्शवादी विचारधारा जिसमें हम दूसरे के मूल्यों को भी प्राथमिकता देते हैं और अपने मूल्यों के बियॉन्ड नहीं जाते। दूसरे यथार्थवादी विचारधारा जिसमें हम अपने राष्ट्रीय हितों के खिलाफ नहीं जाते, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी देश पे आक्रमण भी करना पड़े, हम करेंगे, लेकिन अपने देश के राष्ट्रीय हित की रक्षा करें। वो अप्रोच थी इंदिरा जी में। फिर 98 में जब अटल जी आए, उस समय भी देखो। अच्छा, बीच में जो सरकारें थी वो ज्यादातर कोalition गवर्नमेंट था, तो स्थिर विदेश नीति का प्रतिपादन हमारे देश में नहीं हो पाया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर डिपेंड करता था। और ज्यादातर कोalition गवर्नमेंट थी, तो वो आपस में खींचतान में रहते थे। बात को समझ आए? 1997 में गुजरात डॉक्ट्रिन ये है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुई, और भारत उसको हमेशा प्रोपोगेट भी करता है। उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी आए, उस समय भी भारतीय विचारधारा आराम से चल रही थी, आदर्शवादी नीतियों पे बहुत ज्यादा यथार्थवाद की तरफ नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा आदर्शवादी भी नहीं थी। सिंपल विचारधारा थी जो दूसरे देशों के साथ संधि समझौते एग्रीमेंट के द्वारा चलती रही। फिर हमने रियलिस्टिक अप्रोच अपनाई, कब? जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हुए। हमने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा, और उसके बाद कई तरीके से, अब देखो इंस्ट्रूमेंट हम क्या यूज करते हैं। एक तो हम नेगोशिएशन करते हैं, उसके लिए हम एग्रीमेंट करते हैं, ट्रीटी करते हैं, ठीक है, या दूसरे देश को थोड़ी रियायत देते हैं व्यापार में, ठीक है, क्रेडिट लाइन बढ़ाते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। और सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट डिप्लोमेसी, कूटनीति। किस कूटनीति का इस्तेमाल भारत कर रहा है? एक विचारधारा, एक अगला पॉइंट आता है इसमें, कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी देश की विदेश नीति निर्धारित करने में प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा भूमिका होती है, प्रधानमंत्री या उसके हेड ऑफ स्टेट की। जैसे भारत के संदर्भ में देखो, तो भारत के संदर्भ में विदेश नीति के निर्धारण में उसके करिश्मेटिक पर्सनालिटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो भी प्रधानमंत्री रहा उसने अपनी विदेश नीति को उसी हिसाब से ढाला। जब आप आंसर राइटिंग लिखना, तो थोड़ा बहुत वो भी बताना कि नेहरू जी ने क्या किया, किस आधार पे आप उनको आदर्शवादी कहोगे, ठीक है। कल मैंने इसके बारे में चर्चा की थी काफी, अगर आपने, आप रिकॉल करोगे दिमाग में तो आएगा। इंदिरा जी के बारे में भी लिखो आप, थोड़ा बहुत आपको बताना पड़ेगा। आप किसी भी को डायरेक्ट एक लाइन में तो नहीं लिख सकते ना कि इंदिरा जी यथार्थवादी व्यक्तित्व की थी, उन्होंने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, वो आपको लिखना पड़ेगा। अटल जी ने 98 में 3 परमाणु परीक्षण किए, बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध भारत पे लगाए गए।
वो भी एक मतलब राजनीतिक इच्छा शक्ति थी उस सरकार की। ठीक है। तो आपको पॉलिसी डिसाइड करने में कुछ घटनाक्रमों को भी दर्शाना पड़ेगा। जो घटनाक्रम मैं आपको बता रहा हूँ थोड़े थोड़े, वो भी लिखने पड़ेंगे, तभी तो आपके बात की मजबूती बढ़ेगी। इसके अलावा देखो एक चीज होता है इंटरनल पॉलिटिक्स। इसमें अगला मामला है, ये भी विदेश नीति को निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका आंतरिक राजनीति कैसे हो रही है, जैसे छोटा सा उदाहरण तुम्हें बताऊं, तो जब यूपीए गवर्नमेंट थी 2005 में इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील चल रहा था, तो कम्युनिस्टों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा कि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और इंडिया कभी भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए अमेरिका के साथ डील नहीं करेगा। समझ गए। और उन्होंने साफ साफ यूपीए गवर्नमेंट से अपना रिश्ता तोड़ लिया और कांग्रेस सरकार उस समय अल्पमत में आ गई। ठीक है, हालांकि वो सरकार बनी रही क्योंकि दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों ने उसे सपोर्ट किया, क्योंकि ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि इंडिया के साथ न्यूक्लियर यूएस के साथ न्यूक्लियर डील हो। ठीक है, बीजेपी भी उसके फेवर में थी, चाहे भले कांग्रेसी गवर्नमेंट हो। दोनों एक दूसरे के अपोजिट पार्टियां हैं, लेकिन उस समय सारे ये चाहते थे कि इंडिया के साथ, अरे यूएस के साथ इंडिया न्यूक्लियर डील करे। और जब 2005 में वो न्यूक्लियर डील हुआ, नाभिकीय परमाणु समझौता, उसके बाद भारत ने दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ नाभिकीय परमाणु समझौता कर लिया। तो इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी विदेश नीतियों पे भारत की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपनी सरकार को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है, एक तरीके से उनका साथ दे रही है। आपको पता होगा विपक्षी पार्टी कभी ये नहीं कहती विदेशी मामलों में विशेष रूप से कि मैं इस सरकार के खिलाफ हूं। ऐसे कभी सुना है? विदेश नीतियों के निर्धारित करने में ज्यादातर देशों में ये होता है कि विपक्षी पार्टियां भी सहयोग करती है अगर वो नीतियां देश के लिए बेहतर होती। तो इंटरनल पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक उदाहरण में अमेरिका का दूं, तो अमेरिका में दो प्रकार की पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेट। ज्यादातर लोगों को पता होगा ये बात। तो आप देखो अमेरिका का पूरा इतिहास अगर उठा के देखो, तो जितनी लड़ाइयां लड़ी गई किसके द्वारा लड़ी गई? रिपब्लिकन्स ने लड़ी। जब भी रिपब्लिकन्स की पार्टी आती है वो कहीं ना कहीं युद्ध छेड़ देते हैं। लेकिन डेमोक्रेट क्या करते हैं? डेमोक्रेट हमेशा विश्व में शांति की बात करते हैं। अगर कहीं युद्ध चल भी रहा हो तो उसे वापस ले आते हैं, युद्ध समाप्त करने के चक्कर में लगे रहते हैं। आप कार्यकाल देखो, ऐसा नहीं पूरा इतिहास उठा लो तो रिपब्लिकन्स का और डेमोक्रेट पार्टी का, तो तुम्हें मिलेगा ऐसे। लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में दोनों एक जैसे ही हो। तो विदेश नीति के निर्धारित करने में अलग मामला है और इंटरनल पॉलिटिक्स अलग होती है। इसके अलावा एक मामला और भी होता है कि इंटरनेशनल सिनेरियो कैसा है उस समय, है ना, अंतरराष्ट्रीय परिवेश किस तरीके से काम कर रहा है। उसमें विशेष रूप से यूएन की भूमिका, जो एनईओ कल मैंने आपसे चर्चा की थी वो, और दूसरे देश जो नाटो है उसकी भूमिका क्या है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ये सब इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन जितने भी बनाए जा रहे हैं, इनका भी प्रभाव विदेश नीति पे पड़ता है। जैसे मान लो तुम्हारे देश के खिलाफ कोई रिपोर्ट पब्लिश हो जाए, जैसे कल मैंने जैसे मानवाधिकार की चर्चा की, अब मान लो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने तुम्हारे देश के खिलाफ बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश कर दी निगेटिव, समझ रहे हो, तो तुम्हारे देश की जो पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझ गए। तो अंतरराष्ट्रीय जो परिदृश्य है वो भी बहुत प्रभावित करता है। तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो ट्रीटी हो रही है, जो बड़े बड़े सैनिक संगठन है, ठीक है, यूएन है,
ये सब किस तरीके से उस देश के साथ काम कर रहे हैं कोलोब्रेशन में, या उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट काम। कुछ चीजें पूछनी हो तो मैं पूछो इसके बारे में, नहीं तो हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कुछ बायोडायवर्सिटी के बारे में, पुराना जीएस के पैटर्न। अभी इसमें तो पढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री वाइज है, लेकिन तुम लोग थोड़ा पढ़ के आओ, फिर एक एक ले लेंगे कभी क्लास। ये तो मैंने इसलिए लिया कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा और आप पढ़ोगे। ठीक है। एक तो सिलेबस रखिए आप लोग अपने पास। सबके पास सिलेबस है। देखो, 23-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा आया है। अच्छा, उस दिन मैंने पूछा था आलू उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 पे है? ठीक है। अच्छा, कुल कुल फल उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश। ठीक है। ये 2020-21 का अंतिम डाटा है। तुम्हें पता होगा जब 23-24 का सर्वे होता है तो 21-22 के डाटा अनंतिम आते हैं, मतलब वो प्रोविजनल डाटा होते हैं। और उसके पहले का जो डाटा आता है 20-21 का, वो अंतिम डाटा आता है। अब आपको 21-22 का अगर डाटा चाहिए तो वो अगला जब इकोनॉमिक सर्वे होगा, जब फरवरी में, जब 24-25 के डाटा आएंगे, सर्वे होगा फ्यूचर के लिए, तो वो 23-24 के प्रोविजनल डाटा जारी करेंगे और 22-23 के अंतिम डाटा जारी करेंगे। तो अभी आप कौन सा डाटा पढ़ोगे? 20-21 जो लास्ट का अंतिम डाटा है। कई बार पीसीएस वगैरह में तो प्रोविजनल डाटा भी पूछ देता है, लेकिन वो सवाल में लिखा रहेगा अनंतिम या अंतिम। अनंतिम हिंदी में लिखा है तो प्रोविजनल है, और अंतिम डाटा लिखा है मतलब फाइनल डाटा। तो कुल फल में मैं एक सोचा थोड़ा सा तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। कुल फल में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र दूसरे पे, और अपना उत्तर प्रदेश थर्ड प्लेस। और डाटा तुम ब्रैकेट में लिख लो, ये डाटा है 2020-21 का। अच्छा, उत्तर प्रदेश एक चीजों में बहुत आगे है, वो क्या है? आम। ठीक है। इसके अलावा अमरूद, जिसमें प्रथम स्थान है। आम है, अमरूद है, इसके अलावा है? अच्छा, पूरे एक चीज उत्तर प्रदेश में और आगे है, वो है टोटल लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक कितने पशुधन है टोटल, भैंस गाय सब मिला के? सबसे ज्यादा 68 मिलियन, सिर्फ उत्तर प्रदेश। 68 मिलियन। क्या बोलते हैं इसको, लाइव स्टॉक।
हाँ। हिंदी में अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है। तो हमारे पास कितने पशु हैं? 68, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में है नंबर 1 पे। मत्स्य पालन में वैसे ये डाटा तो आपके पास होगा, फिर भी मैंने चर्चा कर दिया है। कितने लोगों के पास है इकोनॉमिक सर्वे? नहीं है। मत्स्य पालन में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किस राज्य की है भारत में? आंध्र प्रदेश, 29.5%। डाटा 2019-20 का अंतिम डाटा है। सी 5 मतलब बेस्ट 5 दूध उत्पादक राज्य। मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन से हैं नंबर 1 पे? यूपी। बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर पे राजस्थान, और तीसरे पे मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा दूध उत्पादन होता है, दुग्ध उत्पादन, वो उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। हालांकि ये पूछा नहीं जाता अंडा उत्पादन में, कभी पूछ लेते। आंध्र प्रदेश फर्स्ट, सेकंड नंबर पे तमिलनाडु। और उत्तर प्रदेश थोड़ा ही कम है, मांस उत्पादन में भी नंबर 2 पे है। ठीक है। मीट प्रोडक्शन में नंबर 1 पे महाराष्ट्र, और नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश। लेकिन पॉइंट्स में बस है, 12.6% महाराष्ट्र में होता है, और 11.8% यूपी में। अब देखो, जो मैं एक दिन आपसे चर्चा किया था वन रिपोर्ट की, है ना, भारत में क्या है, 2020-21 के आंकड़े हम लोग चर्चा करें अगर, लिख लो तुम लोग, ये आंकड़े हैं 2020-21 के। इसमें देखो कि इस समय भारत में कुल क्षेत्रफल का 21.71% वन है, जो वनावरण है। 21.71, 21.71। नहीं समझ में आया? 21.71 ये वन आवरण यानी फॉरेस्ट कवर्ड है, एरिया है भारत। अब देखो, फॉरेस्ट फॉरेस्ट कवर्ड और ट्री प्लांटेशन दोनों अलग चीज, यानी जो वन हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, वो अलग है, और फॉरेस्ट अलग है। ये तो वन है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसीलिए सवाल बन जाता है। ये सिर्फ फॉरेस्ट एरिया है। अब हम प्लांटेशन और फॉरेस्ट एरिया अगर दोनों कवर्ड करते हैं, तो उसकी संख्या पड़ जाती है 24.62%। 24.62%। ये पूरे भारत में, यानी प्लांटेशन भी है और फॉरेस्ट एरिया। कुल क्षेत्रफल का है भारत के ये। ठीक है। दोनों में अंतर है थोड़ा सा। अच्छा, जो डाटा है उसमें
कैटेगराइज किया है थोड़ा चीजें, अगर आप लिख नोट मतलब ऐसे ध्यान में रखना चाहो तो कर सकते हो। वन को भी तीन, जो फॉरेस्ट एरिया है ना उसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो अति सघन वन, यानी बहुत ज्यादा डेंस डेंसिटी वाली अति सघन वन, इसका परसेंटेज है 3.04। ये जो हम परसेंटेज निकाल रहे हैं ये आप याद रखना भारत के कुल जियोग्राफिकल एरिया का, ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है। बहुत ज्यादा घना वन मतलब डेंसिटी वाला, जिसमें धूप नीचे तक न जाती हो, समझ गए, जैसे अमेजन फॉरेस्ट है उस हिसाब। ये हमारे भारत में सिर्फ 3.04%, ठीक है। अब मध्यम वाला जैसे आपको यहाँ सब मिल जाएगा, अगर आप शाकुम्भरी माता जाओ इधर देहरादून की तरफ, है ना, तो वो थोड़ा मध्यम सघन वन है, जिसमें आसानी से आप वॉकिंग भी कर सकते हो। ऐसे वन हमारे देश में 9.33%, यानी मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितना हो गया, 9.33%। और ओपन फॉरेस्ट जो खुले में बन, खुले में मतलब जैसे बाग है, आपने कहीं भी पेड़ वगैरह लगा रखा थोड़े बहुत, कहीं भी जा रहे हैं थोड़े एरिया में जंगल आ गया फिर निकल गया, है ना, वो ओपन है, जो जिसे आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हो, वो ओपन फॉरेस्ट होता है। तो ओपन फॉरेस्ट की संख्या भी उतनी ही है, 9.34%। और वो मीडियम डेंसिटी है 9.33%, और ओपन फॉरेस्ट है 9.34। कंफ्यूज मत हो जाना। तो इसमें वृक्षावरण कितना हुआ, प्लांटेशन कितना हुआ, 2.91%। ये कई बार निकाला जाता है, 2.91%। ये प्लांटेशन एरिया है, ये वृक्षावरण, ठीक है। जैसे आपको पता नहीं, सरकार हर साल कहती है कि मैं हमने 2 करोड़ पौधे लगवाए, 4 करोड़ पौधे लगवाए, वही है प्लांटेशन। ऐसे पन हमारे देश में कितने हैं, 2.91%। आप माइनस करके भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था टोटल परसेंटेज कितना फॉरेस्ट का, 21.71%। और अगर फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों ले लो, प्लांटेशन वगैरह मिला के 24.62। अच्छा, एक तो आता है स्क्रब, या इसको झाड़ियों को, सुना है ना, झाड़ियां भी तो मिलती हैं बहुत सारी देश में, है ना। इनका कितना परसेंट है, हाँ कुछ आइडिया लगाओ। वो है 1.42%। बहुत कम मिलती है। ये तो डाटा सारा एक साथ इकट्ठा है, मैं थोड़ा कैटेगराइज कर रहा हूँ, तुम लोग लिखो। अगर राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, अगर हमें दो तरीके से इसको डिफाइन करना है, एक तो राज्यों के परसेंटेज के हिसाब से, एक क्षेत्रफल के हिसाब से, तो दोनों में जो पहला स्टेट होगा वो अलग हो जाएगा। अब जैसे राज्यों के परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो वो अरुणाचल की तरफ चला जाएगा, मुझे लगता है 80% के आसपास है।
78 मणिपुर है, 86 अंडमान निकोबार। तो यूनियन टेरिटरी भी छोड़ दो, अभी डिस्कस करते हैं इसके बारे में। और अगर क्षेत्रफल की तरफ देखोगे तो मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा वन एरिया है। आप ऐसे लिख लो, राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन। तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे उड़ीसा, नंबर 4 पे छत्तीसगढ़ और नंबर 5 पे अरुणाचल प्रदेश। ये हो गए 5 राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अरुणाचल। लिख लिया? कोई बोलो, गलत कर दोगे तो गलत हो जाएगा, सही से लिखना। तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि। नंबर 2 पे महाराष्ट्र, नंबर 3 पे उड़ीसा, नंबर 4 पे छत्तीसगढ़ और नंबर 5 पे। अब सबसे कम वन क्षेत्रफल के आधार पे, परसेंटेज नहीं देख रहे हैं अभी हम, है ना? सबसे न्यूनतम वन, मिनिमम फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल एरिया, है ना? गोवा नंबर 1 पे है जहां सबसे कम वन, उसको जो एरिया है वो सबसे कम है, मतलब सबसे कम क्षेत्रफल में वन कहाँ है? गोवा। फिर नंबर 2 पे हरियाणा। कितने लोग हरियाणा के हैं? कोई नहीं है? हरियाणा में फॉरेस्ट नहीं है? प्रिंसिपल है। नंबर 3 पंजाब। और देखो सिक्किम में फॉरेस्ट बहुत है, लेकिन नंबर 4 पे सिक्किम लिखो। एक्चुअल में सिक्किम छोटा सा राज्य है, तो क्षेत्रफल के आधार पे बहुत कम हो गया है कि नहीं? लेकिन परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो सिक्किम में बहुत वन है। उनकी अपनी सिक्किम की जो एरिया है, अभी हम परसेंटेज डिस्कस करेंगे, तो सिक्किम अपने परसेंटेज के हिसाब से तो बहुत ज्यादा एरिया, फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, बहुत सारा हिल एरिया भी कवर करता है, लेकिन पर क्षेत्रफल की दृष्टि से वो सबसे छोटा सा राज्य है, इसलिए चौथे नंबर पे सिक्किम और 5वें नंबर पे मिजोरम। अब जो देखो ये डाटा था, ये बाद में थोड़ा चेंज हो गया, जो प्रोविजनल डाटा एक्चुअल में मैंने आपको बताया, ओरिजिनल डाटा देखो अलग है, उसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ। ओरिजिनल जो लास्ट में डाटा आया उसमें देखो मध्य प्रदेश तो नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे अरुणाचल है, लिखा है। हाँ, नंबर 2 पे 2021 के जो अंतिम डाटा आया उसके हिसाब से अरुणाचल नंबर 2 पे हो गया, और 3 पे छत्तीसगढ़, 4 पे उड़ीसा और महाराष्ट्र 5वें में चला गया। इसका मतलब महाराष्ट्र में कटौती बहुत हो गई उस दौरान। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, नंबर 2 पे अरुणाचल, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा का प्लेस नहीं बदला, तीसरे चौथे पे रहा, और अरुणाचल चला गया दूसरे पे, और महाराष्ट्र 5वें पे चला गया। अब परसेंटेज के हिसाब से देख लो, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो है लक्षद्वीप का, नंबर 1 पे। कितना परसेंट? 90.33%।
समझ गए? कितने परसेंट? 90.33%। उसके बाद दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है, जिसका 84.53% एरिया फॉरेस्ट। 84.53। फिर तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार, इसका है 81.75%, 81.75%। फिर अरुणाचल पांचवें नंबर पे, जिसमें से एक दिन मैं क्या करूंगा, पीपीटी ले आऊंगा, आप वहां से नोट कर लेना, ठीक है? मैं कल या परसों में, जब अगली क्लास होगी ना, तो पूरी रिपोर्ट की समरी बना के मैं आपको दे दूंगा। आप चाहे पीपीटी शेयर भी कर लेना सर से, लेकर बात मैं आपको पढ़ा दूंगा। अच्छा, अगर केवल अरुणा यूनियन टेरिटरी हटा दो तो नंबर एक पे कौन जाएगा? याद रखना है इसको। कई बार डाटा को दूसरी तरीके से पूछा जाता है। कई बार यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों को शामिल करके पूछते हैं, कई बार वो यूनियन टेरिटरी हटा देते हैं, केवल स्टेट से स्टेट। अच्छा, मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है? MANGROVE, मैंग्रोव। मैंग्रोव फॉरेस्ट नंबर एक पे पश्चिम बंगाल। इसका लगभग 2114 किलोमीटर वर्ग एरिया जो है, वर्ग किलोमीटर एरिया मैंग्रोव वन से आच्छादित है। यानी पश्चिम बंगाल नंबर एक पे, नंबर दो पे गुजरात, नंबर तीन पे अंडमान निकोबार, और नंबर चार पे आंध्र प्रदेश। नंबर चार पे आंध्र प्रदेश। ये चार राज्य हैं। नंबर एक पे पश्चिम बंगाल, नंबर दो पे गुजरात, नंबर तीन पे यूनियन टेरिटरी आ गए अंडमान निकोबार, और उसके बाद नंबर चार पे आंध्र। अच्छा, अगर तुमसे जिला पूछ दिया जाए कि किस जिले में सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं भारत के? पश्चिम बंगाल का ही तो कोई जिला होगा, थोड़ा गेस करो, है ना? 24 परगना, उस जिले का नाम ही है। जैसे सहारनपुर है यार, सरप्राइज मत हो। जैसे सहारनपुर नाम है, वैसे उसका नाम है 24 परगना। इसका लगभग 2083 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो है, वो मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर्ड। एक सवाल देखो, प्रीलिम्स में कई बार पूछा जाता है, तुम लोग उसको थोड़ा सा पढ़ना। जो कृषि जनगणना भी आई थी इस बार, अगर आपने देखा होगा तो, उसमें जोत के बारे में पूछा जाता है कि खेत कितना हो तो किस मद, कौन से किसान किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है? जैसे अगर 1 हेक्टेयर से कम है आपके पास, तो आप सीमांत जोत में चले जाओगे। अगर आपके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है तो लघु जोत। इसके अलावा 2 से 4 हेक्टेयर है तो मध्यम जोत, या अर्ध मध्यम ज्योत इसको कहते हैं। 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में है तो मध्यम ज्योत, और 10 हेक्टेयर से ज्यादा अगर आपके पास है तो आप बड़े किसान माने जाओगे, जिसमें बृहद ज्योत है।
10 हेक्टेयर से ज्यादा। देखो यही मैं खोज रहा था, एक्चुअली मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था, थोड़ा देर में मिला। मिनरल्स के बारे में पॉलिसी जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने सोचा मिनरल्स जरूर पढ़ाएंगे, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज का तो काम है हमारे देश में। तो अगर खनिज भंडारण में देखा जाए, तो सबसे प्रॉस्परस स्टेट कौन सा हमारे देश में है, वो है उड़ीसा। ठीक है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा खनिज उत्पादन होते हैं, अलग 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 प्रकार के खनिज हैं, लेकिन पूरे खनिज में अगर ओवरऑल खनिज देखा जाए, उसमें राज्यों का हिस्सा, तो सिर्फ उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो पूरे खनिज का 44.11% खनिज अकेले उत्पादन करता है। कितना? 44.11% सिर्फ उड़ीसा से ही आता है, यानी उड़ीसा सबसे प्रॉस्परस है देश भर। दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, जहां 17.34 यानी 17.34% खनिज हो। उसके बाद राजस्थान। अब क्या क्या मिलेगा खनिज में वो बाद में डिस्कस करेंगे, ये ओवरऑल खनिज है, ठीक है, उनका डाटा है। राजस्थान 14% के साथ तीसरे नंबर पे है, 14.1। और चौथे नंबर पे कौन सा है? कर्नाटक, 13.24, 13.24%। अब देखो झारखंड सबसे कम, मतलब ऐसा नहीं है, कई बार अगर मिलाने के लिए आ गया उसमें झारखंड पहले नंबर पे आ जाए तो तुम झारखंड ही देख के मार दो। ओवरऑल खनिज में झारखंड की जो हिस्सेदारी है भारत में, वो केवल 4.36%, ओवरऑल खनिज में। ठीक है, यानी झारखंड चौथे नंबर पे आ गया, पांचवें। अब मैं इंडियन मिनरल ईयर बुक 2020 का डाटा आपके साथ साझा कर रहा हूँ। लिख लो स्रोत भी, तुम लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, इंडियन मिनरल ईयर बुक, हर साल भारत सरकार डाटा जारी करती है, इंडियन मिनरल ईयर बुक। और इसमें डाटा कौन सा है? 2020 का। अब हम सबसे ज्यादा देखेंगे बॉक्साइट उत्पादन। बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्यूमिनियम। उसमें नंबर 1 पे उड़ीसा, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़। तीन तीन लिखो बस, वो उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़। उड़ीसा नंबर 1, जो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन करता है, नंबर 2 पे गुजरात और नंबर 3 पे छत्तीस। कोयला। अब कोयले को हम दो तरीके से बांटेंगे। अच्छा, बॉक्साइट को भी देखते हैं दो तरीके से। एक तो होता है कि कौन उत्पादन कर रहा है सबसे ज्यादा, और ये एक होता है कि कौन रिजर्व रखता है। दो तरीके से डाटा पूछे जाते हैं कंपटीशन में। एक तो पूछा जाता है कि कौन सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन कर रहा है, या कौन सबसे ज्यादा बॉक्साइट उत्पादित कर रहा है। तो वो डाटा हो गया, मैंने आपके साथ साझा किया। दूसरा पूछा जाता है कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा बॉक्साइट संचित राज्य है, जिसने उसे रिजर्व रखा, रिजर्व एरिया। तो आप देखोगे बॉक्साइट में रिजर्व रखने में, संचित संसाधन में भी उड़ीसा नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पे गुजरात। तो कोई अंतर आया दोनों में? है?
हाँ, गुजरात सेकंड पे था, इधर थर्ड पे है। यानी तीनों राज्यों के पास भंडार भी है और प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश को छोड़ के। क्योंकि आंध्र प्रदेश में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है बॉक्साइट का उतना। इसके अलावा कोयले का भी देख लेते हैं, कोयले का उत्पादन भी देख लें, कोयले का भंडारण भी देख लें। कोयला भी एक महत्वपूर्ण खनिज है। जाना तो नहीं है? जाना है। कुछ लोग भागने लगते हैं इसलिए मैं कुछ। अच्छा देखो, कोयले का उत्पादन में जो इंडियन मिनरल बुक की है से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, वो वहीं से कर लेना। हालांकि कैटेगराइज डाटा नहीं मिलेगा उसमें, सारे डाटे मिलेंगे, तुम्हें खुद से कैटेगराइज करना। और तुम क्लास में बैठोगे तो मैं बता दूंगा। अब तुम्हारी इच्छा है, जाना हो जाओ। कल? कल का क्या भरोसा, पता नहीं। ये फॉरेस्ट वाला सर्वे ले आऊंगा मैं, अगर कल परसों में जब भी क्लास हुई ना, तो वो रिपोर्ट लाऊंगा। क्योंकि उसमें बहुत सारा काम करना है, मुझे काम करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी कंपटीशन हो, दो तीन सवाल हमेशा वन रिपोर्ट से पूछे जाते, एवरी ईयर। हर 3 साल में रिपोर्ट आती है, एक साल पब्लिश करने में लग जाता है उसको। तो अभी हमारे पास 21-22 की रिपोर्ट है। तो हम लोग जब भी अगली क्लास होगी, हम पीपीटी के द्वारा उसे बनाएंगे और तुम लोग कैटेगराइज भी कर लेंगे। अभी मिनरल्स तो मैंने पढ़ा था, तो इसे मैंने नोट भी किया। तो मैंने कहा जब फॉरेन पॉलिसी नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ाएंगे तो ये डिस्कस करेंगे। मेरी क्लास है, तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ लेके जाओगे, तुम टेंशन में। तो रिजर्व एरिया अगर कोल की देखो, कोयले की, तो सबसे ज्यादा झारखंड। ठीक है। देखो भंडारण, अगर तुम चाहो तो मैं भंडारण में बता दूंगा कितने मिलियन टन का भंडारण है। बताओ? कि जरूरत नहीं है उतना वैसे, क्योंकि ज्यादातर वो हायरार्की मिलाने के लिए आते हैं। 505 नंबर एक पे, दो पे, तीन पे कौन है ना। और नंबर एक वाला तो जरूर याद करना, पीसीएस में तो एक ही लाइन का सवाल रहता है, कौन पहले नंबर पे। झारखंड मारना है, छत्तीसगढ़ मारना है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में है। तो संचित भंडार में तो झारखंड है, लेकिन उत्पादन में छत्तीसगढ़। और एक बात और तुम्हें बता दूं मैं, ये सब कोयले वाला सवाल हमेशा आता है, और हर साल की रिपोर्ट में ये बदल जाता है। तो तुम जब सवाल आपको हल करना, तो ऊपर डाटा भी चेक करना कि कौन से ईयर का पूछ रहा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ और झारखंड में एकदम कंपटीशन लगा रहता है, कभी वो नंबर एक पे चला जाता है, कभी वो नंबर एक। ये वो गलतियां हैं जो होती रहती हैं लोगों से, है ना, मैंने भी की हो, तभी तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। कई बार हम पढ़ के जाते हैं झारखंड तो संचित भंडार में है, फिर पता चलता है उस साल के डाटा में तो नंबर एक पे उत्पादन में आ गया था वो। सवाल गया हाथ से। सर ये जो रिपोर्ट रिलीज होती है, जैसे कि अभी आप डाटा दे रहे हो, ये 20-21 का है ना, तो फिर इसके इससे पहले अब अगले मार्च में डाटा आएगा, जब ये इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट बजट के पहले आती है। बजट के पहले गवर्नमेंट सर्वे पब्लिश करती है, इकोनॉमिक सर्वे बोलते हैं, आर्थिक सर्वेक्षण। सुना होगा। ये सर पर ईयर चेंज होता है, रिलीज पर होता है ईयर या रिलीज, फिर टू पर ईयर्स के गैप के बाद? ना ना, पर ईयर। इकोनॉमिक सर्वे तो पर ईयर। और जब भी एग्जाम देने जाओ, सर्वे जरूर पढ़ के जाओ। 10 से 12 क्वेश्चन आप कभी भी मिस नहीं करो। एक साल का समय तो ही है, मतलब तुम्हें जानो मान लो जैसे मई में एग्जाम देना है, तो मार्च में अप्रैल बचा, मई बचा, और ये काम तो 2 दिन का है। पढ़ा, नोट किया, नंबर एक पे, दो पे, तीन पे, 2-4 बार रिवाइज कर लिया, दिमाग में बैठ गया। वो तुम्हारे मई में जब तक एग्जाम होगा तब तक तो डाटा नहीं बदलेगा। बात को समझ गए?
तो इसीलिए मैं तुम्हें दोनों दृष्टि से बता रहा हूँ कि डाटा हमेशा चेंज होता रहता है, इसको ध्यान से देखो। तो संचित भंडार में झारखंड पहले नंबर पे, उड़ीसा दूसरे पे, छत्तीसगढ़ तीसरे पे। तीन याद रखो, ज्यादा जरूरत नहीं है। चौथे नंबर पर वैसे पश्चिम बंगाल भी है, मध्य प्रदेश भी है 5वें नंबर पे। लेकिन आपको तीन याद रखना है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ये संचित भंडार में है। और सर प्रोड्यूसर में? और उत्पादन में देख लो, 2019-22 का फाइनल डाटा और 19-20 का। छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे, नंबर 2 पे उड़ीसा, नंबर 3 पे झारखंड। इसके अलावा एक धातु आती है क्रोमाइट। क्रोमाइट, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, उसमें हमेशा उड़ीसा आगे होता है। दूसरा राष्ट्र दूर दूर तक है ही नहीं। ठीक है, तो अगर क्रोमाइट पूछा जाए, सिर्फ कोयले वाला विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि उसमें संचित वाला और उत्पादन वाला हमेशा एक्सचेंज होता है। क्रोमाइट में उड़ीसा नंबर 1 पे रहता है हमेशा। उत्पादन में ही बता रहा हूँ, भंडारण भी है, उत्पादन है, सब हो। देखो सवाल कैसे बनते हैं यूपीएससी के, कुछ चीजें अभी अभी जब डाटा जारी हुआ था, तो एक नई धातु खोजी गई थी, जिसको केमिस्ट्री वालों को पता होगा, बाइराइट बोलते हैं उसको, बाइराइट, है ना। तो बाइराइट को बेरियम सल्फेट के रूप में एक खनिज का रूप दिया गया, बाइराइट को। अब देखो यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन बनाता है, जब कोई नया चीज ऐड होता है ना सर्वे में, तो वही सवाल बनने शुरू हो जाते हैं। पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि बायराइट बेरियम सल्फेट का एक खनिज है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पे, भारत में बायराइट्स कहाँ उत्पादन होता है, किन राज्यों में सबसे ज्यादा। तो आप देखोगे आंध्र प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है, उसके कडप्पा, नेल्लौर और तेलंगाना के खम्मम जिलों में इसका उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में कडप्पा और नेल्लौर, और तेलंगाना एक राज्य है ना, ये तो पता ही है। तेलंगाना के खम्मम जिले में इसका उत्पादन होता है। इसके अलावा तांबा का संचित भंडार कहाँ होता है, तांबे का? बहुत बढ़िया, राजस्थान। नंबर 2 पे झारखंड है ना, संचित भंडार भी है राजस्थान, तांबे का। अच्छा, एक धातु है लिग्नाइट। लिग्नाइट, लिग्नाइट का सबसे सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? उसके, वो सबसे ज्यादा, उसके बाद कोई कंपटीशन में कोई राज्य नहीं है लिग्नाइट में, तमिलनाडु। और कौन सा जिला है वो भी मैं बता दूं, तमिलनाडु का, मन्नारगुडी। सवाल पूछा जा सकता है ना कई बार घुमा फिरा के। मन्नारगुडी जिला, मंदार की खाड़ी कहाँ है? नहीं पता? हाँ हाँ, कहाँ है मन्नार की खाड़ी? और पाक स्टेट क्या होता है? तुम ऐसे ऐसे कन्वर्सेशन किया करो कि तुम्हारे और साथी लाभान्वित हो उससे, है ना।
मतलब और लोगों को भी तो बताओ क्या बता रहे हो। तेजी से बोलो, मतलब सब सुने। क्या बोलते। ठीक है, तो एक एडिशनल वर्क मिला तुम्हें। डोडो से कहाँ है। ठीक है, मैप में एक एटलस आप अपने अपने पास रखा ही होगा आप लोगों ने। उसमें थोड़ा हाईलाइट भी करते जाओ चीजों को एटलस में ही। खराब हो जाएगा दूसरा ले लेना कौन सा, है ना। पेन पेपर पेंसिल थोड़ा चलाते रहो उसे। कुछ चीजें मिले तो गोला करके किनारे ले जाके वहां नोट करो कि यहाँ ये है। ठीक है, पूरी ज्योग्राफी सिर्फ मैप से हो जाएगी। थोड़ी तुम्हें स्किल डेवलप करनी पड़ेगी बस। है? मुझे तो पहले, चलो अभी तो रिकॉर्ड तो रहने होता है। थोड़ा पहले मैं मुझे तो याद था सारा, मैंने एक नोट्स भी बनाया था। तो ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, कहीं कबाड़े में बिकने गया हूँ। क्योंकि उसमें सारा मैपिंग बेस्ड ही पूरी मामला था। हम लोगों ने उसमें काफी मेहनत की थी, 3-4 लड़के मिलकर। अगर वो मुझे मिलेगा तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा उस, तुम्हें बड़ा हेल्प होगा। और इसके लिए मुझे एक बार जाना पड़ेगा अपने घर। यहाँ तो कुछ लाया नहीं भाई। तो लिग्नाइट में आपको मैंने बता दिया। अच्छा, स्वर्ण के खाने सबसे ज्यादा कहाँ है। कोलार। कोलार कहाँ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो मतलब। अब मैं 2 प्लेस और जोड़ता हूँ उसमें कोलार के अलावा। रायचूर। रायचूर और एक जिला है तुमकुट। ये कहाँ है। ये भी वही है। ठीक है, सिर्फ कोलार ही मत याद रखो, दो और याद रखो साथ में, रायचूर और तुमकुट। ये सब तीनों कर्नाटक में। कोलार मैंने लिखा नहीं, कोलार आप लिख लो। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के 2 जिले हैं आंध्र प्रदेश में। एक अनंतपुर और दूसरा चित्तूर। अनंतपुर और चित्तूर। जो ज्यादा चर्चित होता है वो ऑप्शन में से ही हटा देते हैं, इसीलिए मैं दो दो एक्स्ट्रा लिखवाया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग चांदी उत्पादन में। सोना बात कर लिया तो चांदी भी कर लो। है, पढ़ाओ फिर। ठीक, अच्छा ये तो लिख लो, पता नहीं दोबारा मिले ना मिले। चांदी उत्पादन में नंबर 1 पे राजस्थान। बहुत ज्यादा होता है वहां प्रोडक्शन, इसलिए नंबर 1 पे ही रहेगा वो। और थोड़ा बहुत मिलता है तो वो कर्नाटक में। तो राजस्थान में चांदी की 86% भंडारण है। कितना है, 86%। उसके बाद कर्नाटक और झारखंड में भी चांदी पाई जाती है, पर वो बहुत मामूली से 3-4%। चलो बाद में और पढ़ा देंगे अभी। 1-2 सवाल मैं पूछूंगा, बाकी जो जाना चाहो चले जाओ। बाकी मैं पॉलिटी से कुछ सवाल पूछूंगा।
जो लोग रुकेंगे 2-4 लोग। कुछ होमवर्क तो दिया नहीं यार, तो कुछ तो दे दो। बाकी मेरी शिकायत लगाते रहना तुम, कोई बात। जाने वाले चले जाओ, कोई बात। कौन जाना चाह रहा? हाँ, पॉलिटी का टीचर हो तो पॉलिटी का पूछो। एक तो मैं सवाल पूछूंगा, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क में क्या अंतर है, दोनों लिख के ले आना करो, मतलब पढ़ के आना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व? came together.